6 साल के आकर्ष को इंडिया की गर्मी बिल्कुल नापसंद थी, न ही उसे गंदगी पसंद थी। उसे जर्मनी का शीतल वातावरण और साफ हवा कहीं अधिक भाते थे। फिर भी छुट्टियां शुरू होते ही वो मम्मी डैडी से जर्मनी से इंडिया आने की जिद करने लगता था। कारण था उसके दादा और दादी। वो दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। आराम से उसे अपना मोबाइल खेलने के लिए दे देते थे। ये सब आनंद वो इंडिया में ही ले सकता था। लेकिन आकर्ष के लिए इंडिया आने का सबसे बड़ा आकर्षण था उसके दादा की डिटेक्टिव कहानियाँ। दादा की गोद में बैठकर वो घंटों उनसे कहानियाँ सुनता था। अक्सर जब कहानी खत्म हो जाती तो आकर्ष उनसे पूछता था, दादाजी, क्या ये सच्ची कहानी है? हाँ बेटा, कभी कभी उसके दादाजी कहते, और इस कहानी का हीरो है तुम्हारी दादी जी। इस घर की क्या, पूरे चंडीगढ़ की डिटेक्टिव नंबर 1। और फिर सारे दिन आकाश अपनी दादी के आगे पीछे घूमता रहता, कहानी के हर भाग की असलियत उनसे पूछता रहता। लेकिन अब की बार माहौल कुछ अलग था। जब से वो आया था दादी उसे दिख ही नहीं रही थी। सबके चेहरे गंभीर से बने हुए थे। दादा घर में और घर के बाहर दौड़ भाग में लगे थे। उन्हें बैठना तो क्या, हंसने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी देर में आकर्ष, उसके माता पिता, बुआ, फूफा और दादा एक गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब मौन थे। कुछ देर खिड़की के बाहर ताकने के बाद आकर्ष ने देखा दादा गाड़ी के आगे वाली सीट पर शांत से बैठे हैं। मौका देखकर आकर्ष पीछे की सीट से कूदकर दादा की गोद में चला गया। दादा उसे देखकर हल्के से मुस्काए और फिर धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए खिड़की के बाहर देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से आकर्ष की ओर देखा। वो समझ गए कि आकर्ष बोर हो रहा है। बोर हो रहे हो? दादा, कहानी सुनाना तो छोड़ो, कोई मुझसे एक शब्द बोलने को भी तैयार नहीं है, और दादी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। लंबी सांस लेते हुए दादा बोले, एक डिटेक्टिव स्टोरी सुनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आकाश पूरे उत्साह से बोला, तो सुनो। कहानी का नाम है पूनम सिंह और 3 दावतें। पूनम सिंह का जन्म 1961 में चंडीगढ़ में हुआ था। एक मिनट। आकाश दादा को काटते हुए बोला, पूनम? ये नाम तो कुछ सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, और अगर याद आ जाए तो कहानी के खत्म होने से पहले मुझे बता देना। लंबी कहानी है, इसलिए ध्यान से सुनो। हाँ, तो पूनम सिंह का जन्म 1961 में हुआ था। देखने में तो वो और लड़कियों जैसी ही थी, लेकिन सच में उनसे बहुत अलग थी। जहाँ बाकी लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती थी, पूनम सिंह के कमरे में सिर्फ किताबें रहती थी, और वो भी सिर्फ एक तरह की, डिटेक्टिव कहानियाँ। जहाँ और लड़कियाँ पिक्चर जाने की जिद करती, पूनम अपने पिताजी से उसे गन सिखाने, घोड़ा चलाने का प्रशिक्षण दिलवाने पर जोर देती थी। 12 साल की उम्र तक पूनम सिंह ने सारी डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ ली थी, चाहे वो शर्लक होम्स हो, अगाथा क्रिस्टी, नैन्सी ड्यू या अपने देशी डिटेक्टिव रघु। पूनम के पिताजी चंडीगढ़ के माने वकील थे। स्कूल की जब भी छुट्टी होती तो पूनम पापा के साथ कोर्ट चली जाती थी और हर केस को बहुत ध्यान से सुनती थी। एक बार पूनम के पापा के एक मुवक्किल उनसे मिलने आए। उनका नाम था धनी सेठ। केस था चोरी का। किसी ने उनके सोने की अंगूठी चुरा ली थी और उन्होंने इल्जाम लगाया था अपने नौकर पर। कोर्ट के बाहर बेचारा गरीब नौकर वकीलों के धक्के खा रहा था। पूनम उसे ध्यान से देख रही थी। धनी सेठ के साथ उनकी पत्नी आरती और 4 साल का बेटा सोहम भी था, एकदम तुम्हारे जैसा। दादा ने आकर्ष के गाल सहलाते हुए कहा। आकर्ष हंसने लगा।
खैर, धनी सेठ हाय तौबा करने लगे। 24 कैरेट सोने की अंगूठी थी वकील साहब, जो इस नौकर ने चुरा ली। इनकी तो जात ही ऐसी होती है। 14 साल की पूनम गौर से सेठ और उसके परिवार को देख रही थी। कुछ देर बाद वो अनायास ही सेठ जी के बेटे से मुखातिब होते हुए बोली, तुम देखो, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। तुम चुपचाप से पापा को बता दो कि अंगूठी तुमने छुपाई है। डरो मत, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। तुमने कोई गलत नीयत से थोड़ी अंगूठी चुराई थी। तुमने तो सिर्फ वो अंगूठी खेलने के लिए ली थी और पता लगा पीछे इतना बड़ा कांड हो गया और तुम डर गए। और अंकल, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये अंगूठी कोई 24 कैरेट की नहीं थी। इस पे तो सोने का पानी चढ़ा था। और देखिए, ये सब पानी सोहम के हाथ पर लग गया है। कहते हुए पूनम ने सोहन की मुट्ठी खोल दी। सबने देखा उसकी उंगलियों पे वाकई सोने के रंग का पानी लगा हुआ था। इसकी उंगलियों पर मिट्टी के निशान देखकर तो मैं यही कह सकती हूँ कि अंगूठी का रंग उतरता देखकर ये बेचारा बच्चा डर गया और यहाँ आने से पहले इसने अंगूठी आपके गार्डन में छिपा दी है। क्यों सोहम, मैं सही कह रही हूँ ना? डरो मत। डरते डरते सोहम ने हाँ में सर हिला दिया। अगली बार कोई गलती करो तो बेडर होकर बोल देना। याद रखो, एक बेकसूर को सजा होने से अच्छा है 5 गुनहगार बचकर निकल जाएं। एक खामोश नागरिक एक मुर्दा समाज को जन्म देता है। मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है। कुछ देर तक धनी सेठ हक्का बक्का रह गया। फिर पूनम के पिताजी को नमस्कार करते हुए वहाँ से चला गया। उस दिन पूनम ने अपने डैडी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने पूनम से पूछा, बेटा एक बात बताओ, अंगूठी बेटे ने चुराई है तो शायद तुमने उसके डरे हुए हाव भाव से पता लगा लिया होगा, पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये अंगूठी नकली है? पापा, आपके ऑफिस में घुसने से पहले धनी सेठ 5 मिनट तक ऑटो वाले से मोल भाव कर रहे थे। इतने कंजूस आदमी के घर कोई आम आदमी तो चोरी करेगा ही नहीं। उधर उनके नौकर देखकर मुझे उसकी आंखों में एक सच्चाई नजर आ रही थी। फिर जब मैंने देखा कि सोहम बार बार जब भी सेठ जी अंगूठी का जिक्र करते अपनी माँ का पल्लू जोर से पकड़ लेता, तो मैं ये समझ गई कि अंगूठी इस बच्चे को घर में कहीं पड़ी दिखी और इसने ले ली है। फिर मुझे एक और बात लगी, इतने कंजूस आदमी ने सोने की अंगूठी को कैसे घर में यहीं पड़ा छोड़ दिया। इससे मुझे शक हुआ कि अंगूठी नकली है और सोहम का हाथ देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। पापा ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा मेरी बीत बच्ची। हालांकि तुम्हारी वजह से मेरा एक मुवक्किल मेरे हाथ से निकल गया, एक केस मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें आइसक्रीम की ट्रीट दूंगा। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे पूनम के कारनामे मोहल्ले में ही नहीं पूरे शहर में मशहूर हो गए। इस बीच पूनम ने कई सारे केस सॉल्व किए, जैसे किस्सा खोए बच्चे का, किस्सा मंदिर के भूत का, किस्सा खाली बंदूक का। एक मिनट, आकर्ष दादा को रोकते हुए बोला, ये कौन सी कहानियाँ हैं दादा? ये तो कभी आपने मुझे सुनाई नहीं। सुनाऊंगा, फिर कभी सुनाऊंगा, पर अभी वाली तो सुन लो। खैर, वक्त बीतता गया। पूनम सिंह को इसी बीच सिंह साहब से प्यार हो गया और उन दोनों की शादी हो गई। 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। बच्चे बड़े होकर जर्मनी में जॉब करने लगे। जर्मनी? आकाश फिर बोल उठा, वहाँ तो हम भी रहते हैं। हाँ तो क्या है, पूनम सिंह के बच्चे भी वहीं रहते हैं। दादा धीमे से बोले। तो बच्चे बड़े हो गए थे और पूनम सिंह और उनके पति सिंह साहब अक्सर बच्चों से मिलने जर्मनी जाते रहते थे। एक बार सिंह साहब को इंडिया में कुछ काम था तो पूनम को अकेले ही जर्मनी जाना पड़ा। कुछ हफ्ते बच्चों से मिलकर और जर्मनी घूमकर पूनम के वापस आने का समय आ गया। बच्चे एयरपोर्ट पर पूनम सिंह को छोड़ने आए थे। वहाँ पूनम सिंह का ध्यान एक आदमी की ओर खिंच गया। वो उस आदमी को गौर से देख रही थी।
बेटे ने पूछा। क्या हुआ मम्मी? बेटा, उस आदमी को देख रहे हो? उसकी दाढ़ी मूंछ नकली है। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं कितने ही दाढ़ी मूंछ वालों को जानती हूँ। सब में एक बात कॉमन होती है कि अपनी आदत के अनुसार वो अपनी दाढ़ी मूंछ के बालों से खेलते रहते हैं या उन्हें खींचते रहते हैं। लेकिन इस आदमी ने पिछले 10 मिनट में सिर्फ एक बार अपनी दाढ़ी को हाथ लगाया, और वो भी उसको और अच्छे से चिपकाने के लिए। उस समय वो चारों तरफ चोरों की नज़रों से देख रहा था। फिर इससे पहले कि बेटा रोक पाता, पूनम सिंह ने जर्मन ऑफिसर से कहा। सर, उस आदमी से पूछताछ कीजिए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी बच्चे पूनम सिंह को पकड़कर दूर ले गए। ओफो, मम्मा आपके दिमाग में सिर्फ शेरलॉक होम्स क्यों घुसा हुआ है? उसका कीड़ा रेंगने लगता है आपके दिमाग में। हमें क्या मतलब इस सब से? यहाँ की पुलिस जाने, यहाँ के ऑफिसर्स जाने। जर्मन पुलिस ऑफिसर ने पूनम सिंह से पूछा। मैम, आप कैसे कह सकती हैं कि वह आदमी संदिग्ध है? ऑफिसर, मैं उसके क्रियाकलाप काफ़ी देर से देख रही हूँ, और उसने दाढ़ी मूंछ भी नकली लगाई हुई है। ऑफिसर ने कहा, आप बेकार शक कर रही हैं, उसकी दाढ़ी मूंछ तो असली है। लगी शर्त? ऑफिसर, मैं अभी आपकी गलतफहमी दूर करती हूँ। कहते हुए पूनम सिंह ने जोर से आवाज लगाई। पकड़ो पकड़ो, इसकी मूंछ और दाढ़ी नकली है। ये सुनते ही उस आदमी ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जर्मन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत उसे पहचान भी लिया। अरे, यह तो इंटरनेशनल स्मगलर चार्ली है। आप नहीं जानती मैम, आपने जर्मन पुलिस की कितनी सहायता की है। यह शातिर क्रिमिनल था और इस पर 10,000 यूरो का इनाम भी था। आपको हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। देखिए ऑफिसर, मैंने ये काम किसी इनाम के लालच में नहीं किया था। 2 घंटे के बाद मुझे फ्लाइट से इंडिया जाना है। मेरे सिंह साहब कई हफ्तों से भारत में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे बच्चे फैमिली के साथ जर्मनी भी रहते हैं। अगर किसी तरह का इनाम या सम्मान जर्मन सरकार को करना ही है तो मेरे बच्चों को कर सकती है। पूनम सिंह के बच्चे उन्हें अलग ले जाकर समझाने लगे। मम्मा, आपके सिर पर भी ये शर्लॉक होम्स का भूत पता नहीं कब उतरेगा। अगर वह बदमाश गोली चला देता तो आपको बहुत नुकसान हो सकता था। मुझे शाबाशी देने की जगह तुम दोनों डांट रहे हो। नहीं मम्मा, हमें फिक्र होती है आपकी। आपने बहुत कुछ हासिल किया है इस जीवन में। अब आपको सारी चिंताएं छोड़कर आराम करने की आवश्यकता है। बच्चों, अब मेरी चिंता छोड़ दो, नहीं तो मैं प्लेन नहीं पकड़ पाऊंगी। ठीक है मम्मी, अपना और पापा का ख्याल रखना। हम लोग दिवाली पर भारत मिलने आएंगे आप लोगों से। प्लेन में पूनम सिंह को विंडो की सीट मिली थी। थोड़ी देर में एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया और बीच वाली सीट की ओर इशारा करने लगा। पूनम सिंह आलतन उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक और व्यक्ति आकर उस लड़के के बगल वाली सीट पर बैठ गया। दोनों ही व्यक्तियों ने पूनम सिंह के शिष्टाचार का बहुत रूखेपन से जवाब दिया और एक दूसरे को देखकर भी कोई खास शिष्टाचार नहीं दिखाया। पूनम सिंह को कुछ खटक रहा था। उसे लगा कि ये दोनों बाकी सबसे तो ठीक से बात कर रहे हैं, बस उसी से रुखाई बरत रहे हैं। उसने एक और बात नोटिस की कि बैठने के पहले उन दोनों लड़कों ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक दूसरे की ओर देखा था। इस सब से पूनम सिंह इतना जान गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन प्लेन में अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। उसे ये भी लगा कि ये दोनों चाहते हैं कि पूनम इन दोनों की बातों में कोई दिलचस्पी ना ले, इसलिए दोनों उससे रूखेपन से पेश आ रहे हैं। पूनम सिंह ने सोचा, सच्चाई जानने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में एयर होस्टेस खाने पीने की ट्रॉली लेकर आ गई। पूनम सिंह जानबूझकर विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगी।
एयर होस्टेस ने कई बार पूनम सिंह से पूछा, आप क्या लेंगी, कॉफ़ी, एप्पल जूस या चाय? लेकिन पूनम सिंह लगातार बाहर देखती रही। एयर होस्टेस ने काफ़ी जोर से पूछा, आपको सुनाई नहीं पड़ता क्या? लेकिन पूनम सिंह ने तब भी नहीं सुना। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूनम सिंह का कंधा हिलाकर पूनम सिंह से कहा, यह बहुत देर से आपसे ऑर्डर लेना चाहती हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? पूनम सिंह ने बहरे होने की एक्टिंग करते हुए कहा, ओह सॉरी, मेरे हियरिंग एड जर्मनी में बच्चों के यहाँ रह गए हैं और उनके बिना मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अब दोनों आश्वस्त हो गए थे कि ये लेडी उनकी बात नहीं सुन पाएगी। उनमें से जो कोने की सीट में बैठा था वो पूनम सिंह के बगल वाले से बोला, मुस्तान, और दूसरा उसकी ओर देखने लगा। इस पल में पूनम पूरी तरह से चौकन्नी हो गई थी। ये साफ था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा? इसका एक ही कारण हो सकता है कि दाल में निश्चित ही कुछ काला है। इस बार दिल्ली की दावत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसी दावतें होनी चाहिए कि 2 किलोमीटर तक खबर पहुंचे। और याद रहे, एक नहीं 3 दावतें देनी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दिल्ली की दावत का सारा सामान तो पहुंचा दिया है ना? मुस्तान बोला। दूसरे ने हाँ में सिर हिला दिया। और ये 3 दावतें कैसी हैं और कब कब? देखो भाई, एक तो सिर्फ पराठे की है, दूसरी राजा के दरबार में, और तीसरी वक्त आने पर बता देंगे। तारीख इस महीने की होगी और दिन मेरा नहीं होगा, समझ गए? और याद रखना, प्लेन से उतरने के बाद तुम मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे। समझ गया, मुस्तान बोला। इधर पूनम सिंह के होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि ये दोनों कुछ बम विस्फोट की प्लानिंग कर रहे हैं। दावत का मतलब है विस्फोट और खबर का मतलब है बम की रेंज। 2 किलोमीटर की रेंज? पूनम सिंह सोच में पड़ गई। इतनी बड़ी रेंज तो अमोनिया नाइट्रेट के बॉम्ब्स की ही होती है, यानी ये लोग कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं। उसे ये भी समझ में आ गया था कि इन दोनों लोगों की बातों को ऐसी नहीं है जिसके बेसिस पर पुलिस को इत्तला दी जा सके। सुनने वाले को तो यही लगेगा कि ये दोनों सिर्फ दावत की बातें कर रहे हैं, बल्कि अगर पूनम सिंह कुछ शोर मचाएगी तो ये बदमाश अपना प्लान चेंज कर लेंगे, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। पूनम सिंह जल्दी से आगे की प्लानिंग करने लगी। वो समझ गई थी कि आगे की सारी कार्रवाई उसे प्लेन से उतर कर ही करनी होगी। सबसे पहले उसने निश्चय किया कि वो इस बदमाश का असली नाम पता करेगी, क्योंकि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को एलियास नामों से बुला रहे हों। पूनम के दिमाग में एक प्लान आया। उसने साड़ी से अपने सेफ्टी पिन को निकाला और अपने बोर्डिंग पास पर से अपनी सीट का नंबर मिटा दिया। जब नंबर मिट सा गया तो वो मुस्तान की ओर मुड़ी और बोली, बेटा माफ़ करना, मुझे लगता है आप मेरी सीट पर बैठ गए हो। ये देखो, मेरे बोर्डिंग पास से सीट नंबर मिट सा गया है, लेकिन देखने में 28B लग रहा है, जो कि बीच की सीट है जिसमें आप बैठे हो। नहीं, ये मेरी ही सीट है, मुस्तान बेरुखी से बोला। बेटा, एक तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरी ही है। पूनम सिंह थोड़ा जोर से बोली। मामला बढ़ता देख मुस्तान ने चुपचाप अपने बोर्डिंग पास को जेब से निकाला और पूनम सिंह को दिखाया और इशारा करके सीट नंबर पढ़ाने लगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, माफ़ करना बेटा। कहकर पूनम सिंह ने चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मन ही मन उसने कहा, तो मुस्तान का असली नाम मालकुश है। दरअसल
जब बदमाश ने पूनम को अपना बोर्डिंग पास दिखाया था तो पूनम ने उस पर बदमाश का नाम पढ़ लिया था। जल्द ही प्लेन लैंड हो गया। पूनम सिंह का दिमाग तेज रफ्तार से चल रहा था। वो उन दोनों का पीछा करना चाहती थी। निकासी गेट तक वो उन दोनों के पीछे आई। गेट पर आकर दोनों अलग अलग हो गए। पूनम सिंह ने मालकोष जिसको यह कार्य सौंपा गया था उसका पीछा करना उचित समझा। मालकोष टैक्सी लेकर चलने को हुआ। पूनम सिंह टैक्सी करने वाली थी तभी उन्होंने देखा मिस्टर सिंह उन्हें पिक करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे। पूनम सिंह ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, वाह सिंह साहब, क्या टाइम पर एंट्री मारी है। जल्दी उस काली गाड़ी का पीछा कीजिए। भारत में कदम रखते ही तुम्हारे सिर पर शर्लोक होम्स का भूत सवार हो गया। मैं हरगिज किसी गाड़ी का पीछा नहीं करना। अब मेरी और तुम्हारी उम्र गाड़ियों का पीछा करने की नहीं, अभी तो भजन करने की है। घर चलो, मैंने तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट से तुम्हारा मनपसंद खाना मंगाया है। सिंह साहब, यह समय मनपसंद खाना खाने का नहीं है, अपितु अपने देश को बचाने का है। आपको कसम है हिंदुस्तान की, उन लोगों का पीछा कीजिए। जरूरी ना होता तो तुम्हें गाड़ी का पीछा करने के लिए मैं कभी ना कहती। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बस जरा सा ये देख लें ये रहता कहाँ है, फिर उसकी सूचना हम सरकार को कर देंगे। बस हमारा काम खत्म। अभी तक आपने देखा मालकोष कैसे भारत की राजधानी दिल्ली में 3 बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा था। पूनम सिंह को उन्हें बम ब्लास्ट करने से रोकना था। दूसरा, उसे वो पहेली भी सुलझानी थी जिसमें उन आतंकवादियों ने कहा था कि एक दावत पराठे की है, दूसरी राजा के दरबार और तीसरी वक्त आने पर बता देंगे। तारीख इस महीने की होगी और दिन मेरा नहीं होगा। क्या, कब कब और कैसी हैं ये 3 दावतें? क्या पूनम सिंह सुलझा पाएगी कि पहेली का क्या अर्थ है? और क्या वो बम ब्लास्ट से भारत को होने वाली जनधन की अपार क्षति को बचा पाएगी? यह सब कुछ जानने के लिए सुनिए पूनम सिंह और 3 दावतों का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस पहेली का हल ढूंढने में पूनम सिंह की मदद करें। धन्यवाद।